हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न उनकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखें और पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपीएसआई से संबंधित यदि कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और साथ के साथ जब भी हम वीडियो अपनी अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी राज्य की परिषद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, यानी विधान परिषद। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में किसके पास कानून बनाने का मामले में सबसे कम अधिकार है? तो विधान परिषद के पास कम अधिकार है। और आपको बता दें, विधानसभा के साथ मिलकर विधान परिषद राज्य सूची में अंकित राज्य सूची में अंकित 66 विषयों पर कानून बनाने का कार्य करती है। कानून बनाने का कार्य करती है। विधान परिषद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया में विधानसभा से कम शक्तिशाली होती है, यानी विधानसभा से कम शक्तिशाली होती है। आपको बता दें, विधानसभा के साथ मिलकर विधान परिषद राज्य सूची में अंकित 66 विषयों पर कानून बनाने का कार्य करती है। विधान परिषद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया विधान सभा से कम शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 400 सीटें, ऑप्शन बी 500 सीटें, ऑप्शन सी 300 सीटें, ऑप्शन डी 550 सीटें। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी 500। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या कितनी? तो 500 हो सकती है। और ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 के तहत 170 के तहत विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया
गया है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप मिजोरम में 40, सिक्किम में 12, सिक्किम में कितनी है? तो सिक्किम में 32। कितनी? सिक्किम में कितनी है? तो सिक्किम में 32 विधानसभा संख्या निर्धारित है। और कहाँ पर? तो गोवा, जिसमें गोवा में मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद गोवा। ये क्या है? अपवाद स्वरूप राज्य, इनमें 60 से भी कम सीटें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सीगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। आपको बता दें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधान परिषद में 30 वर्ष, यानी विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। उत्तर प्रदेश से सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 90। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी, यानी कितने? तो आपके 80। कितने? उत्तर प्रदेश से सदस्य लोकसभा के लिए कितने चुने जाते हैं? तो 80 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 80 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 31 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। राज्य में विधायिका द्वारा पारित कुछ
प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के महाधिवक्ता या ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी राज्य के राज्यपाल। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति को के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 कितना 200 में 200 के द्वितीय परंतुक के अनुसार, इसके 200 का जो दूसरा है उसके अनुसार जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा, उच्च न्यायालय की शक्तियों उच्च न्यायालय की शक्ति का ऐसा अल्पीकरण होगा जिससे कि संकटापन हो जाए। क्या हो जाएगा? संकटापन हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम जैसे आ जाएगी हो जाएगा, तो उस विधेयक पर राज्यपाल अपनी अनुमति नहीं देगा। तो उस विधेयक पर राज्यपाल अपनी अनुमति नहीं देगा। ये कहाँ पर बताया गया? तो ये आपका यानी 202 के 200 में के यानी सेकंड पार्ट में बताया। उसके आगे बताया गया इसमें कि आपके यानी जैसे राज्यपाल अल्पीकरण, जैसे उच्च न्यायालय का जैसे अल्पीकरण का मतलब है जैसे उसकी जो मतलब कानून की शक्ति है उसमें जैसे कमी आ जाएगी। इसके कारण क्या है कि वो विधेयक पर क्या नहीं करते, तो वो विधेयक पर यानी अपने हस्ताक्षर नहीं करते, वो विधेयक को पास नहीं करते। उसके अलावा आपको बता दें कि जैसे राज्यपाल अपनी अनुमति यानी उन्हें नहीं देते। उसके अलावा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित यानी वो रख लेते। उसके अलावा 201 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि वह उस आरक्षित विधेयक पर अनुमति दे या रोक लें। या राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक भी सकते हैं और सकते हैं। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 156, ऑप्शन बी अनुच्छेद 202, ऑप्शन सी अनुच्छेद 366, ऑप्शन आपका डी 370। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा अनुच्छेद 202। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 202 संबंधित है। अनुच्छेद 202 में राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय
वर्ष के संबंध में वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन राज्य के विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्ति उस राज्य की उस वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों का व्यय, जैसे प्राक्कलित प्राप्तियों का या और प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएंगे। क्या करेंगे? का विवरण रखवाएगा। क्या करेंगे? यानी जो आपकी यानी प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय उसका विवरण यानी क्या करेंगे? यानी विधानसभा और विधान परिषद यानी यह दोनों सदनों के समक्ष यानी रखवाया जाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आपको बता दें, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मंडल के सदन या दोनों सदनों के उस राज्य की यानी प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय के विवरण को यानी उनके समक्ष रखवाएंगे और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 413 या ऑप्शन आपका सी अनुच्छेद 213 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? तो 213 में। और राष्ट्रपति को 123 में। कितने? 123 में किसको है? तो राष्ट्रपति को। और 213 में किसे है? तो राज्यपाल को। और आपको बता दें कि जो ये 213 है इसमें ये बताया गया है कि जो राज्यपाल हैं वो मतलब अपने जैसे विधानसभा यानी सत्र नहीं चल रहा है क्या, अपने जैसे उनके राज्य में जो राज्यपाल हैं उनके राज्य में यदि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है और या विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल दोनों सत्र नहीं चल रहे हैं। क्या? यानी जिसमें विधान परिषद भी है उसमें क्या? विधान मंडल नहीं चल रहे हैं, विधानमंडल नहीं चल रहे हैं या दोनों सत्र नहीं है, तो यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है, तो यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है, यानी यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में यानी हमें अध्यादेश यानी जारी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी उन्हें ये लगता है कि अभी यानी कोई ऐसा यानी कानून जो मतलब अभी यानी उसे यानी कार्रवाई करना आवश्यक है। यानी क्या है? यानी कोई ऐसा कानून जिसके लिए अभी विधान मंडल की कार्यवाही
होना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकेंगे। तो वह ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकेंगे। और आपको बता दें कि एक बार अध्यादेश जारी होने के बाद 6 सप्ताह तक ही बना रह सकता है। 6 सप्ताह तक ही बना रह सकता है। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह। आपको बता दें विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है या विधानमंडल भी नहीं चल रहा हो, और यदि कोई बहुत ही ज़रूरी जैसे कानून बनाना हो तो उसके लिए यानी विधानमंडल की कार्यवाही यानी ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213 अनुच्छेद का यानी प्रयोग करके। और ये जो अध्यादेश है ये 6 सप्ताह तक ही जारी रह सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी विधानसभा क्षमता के मामले में सबसे छोटी है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी नागालैंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी। क्या निम्नलिखित में से किसकी विधानसभा क्षमता के मामले में सबसे यानी छोटी है? तो पांडिचेरी की है। किसकी है? पांडिचेरी की है। पांडिचेरी की यानी जो पांडिचेरी है वो क्या एक यानी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी 30 विधानसभाएं कितनी है? 30 विधानसभा हैं। कितनी है? 30 विधानसभा है। और इसकी यानी सबसे यानी कम विधानसभा सीटें किसकी? पांडिचेरी की। अगला प्रश्न नंबर 9, किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी केरल। किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? तो यानी कहाँ पर? तो ऑप्शन डी केरल में पेश की गई थी। केरल के विधानसभा चुनावों में पहली बार 1960 में आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी। आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? तो 1960 में ये पेश की गई थी। कहाँ पर? केरल में। और वर्ष 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। किसमें? इस संहिता को सभी राजनीतिक दलों में वितरित किया। और ये कब? तो ये 1962 में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आचार संहिता पहली बार कब लागू हुई थी और कहाँ पर लागू हुई थी, तो आपको बता दें कि पहली बार यानी केरल में लागू हुई थी
और कब, तो 1960 में। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि पूरे यानी भारत देश में कब लागू हुई थी, तो 1962 में, यानी जब 1962 में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे तब 1962 में पहली बार आचार संहिता लागू हुई थी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह से जो प्रश्न है वो बहुत ही कम यानी आपको यानी देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न आपको यानी अपने इस यानी यूट्यूब चैनल पर जरूर जानकारी मिली है। ऐसी यानी जानकारी आपको यानी हर एक जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि ये जो आपके यानी जैसे इलेक्शन जब भी होते हैं तो आपको ये बस पता होता है कि आपके यानी जैसे आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता मतलब जैसे इलेक्शन टाइम में लागू होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये आचार संहिता पहली बार कब लागू की गई थी। और अब आपके यानी आपसे अब इस तरह का कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से आंसर लगाएंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार कब लागू हुई, तो 1960 में। और यदि पूरे देश में पहली बार कब लागू हुई, तो 1962 में। तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी का ऑप्शन आपका बी यानी 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य? तो 1। आपको बता दें कि जो आपके यानी उत्तर प्रदेश में एंग्लो इंडियन सदस्य को जैसे नामित किया जाता था, जो आपके 104 कौन से 104 संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में लोकसभा व राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी समापन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जो एंग्लो इंडियन को चुना जाता था उन्हें क्या कर दिया गया? वो यानी समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त कर दिया गया? किसे? यानी जो एंग्लो इंडियन, ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य ये यानी चुने जाते थे उन्हें क्या कर दिया गया था? यानी उन्हें यानी ये पद समाप्त कर दिया गया। कब? 104 संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में। कब? 2019 में से यानी हटा दिया गया। और आपको बता दें, यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये एंग्लो इंडियन किसके यानी किस अनुच्छेद के द्वारा चुने जाते थे, तो 331 के द्वारा लोकसभा में यानी 331 अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में, और 333 के द्वारा विधानसभा में। किसमें? विधानसभा में 333 के द्वारा चुने जाते थे और लोकसभा में 331 के द्वारा चुने जाते थे। तो ये आपके यानी महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एंग्लो इंडियन पहले उत्तर प्रदेश में जैसे चुने जाते थे तो कितने चुने जाते थे, तो 1। के अलावा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एंग्लो इंडियन जैसे नामित किए जाते थे जो सदस्य, तो वो यानी कब से यानी वो प्रक्रिया खत्म कर दी गई, या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई, या कौन से अनुच्छेद के द्वारा एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था। तो ये इस तरह के आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको जब ही मिल पाएंगे जब आप लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके और साथ के साथ अपने परिवार से जुड़ें, जिससे आपका एक कॉम्पिटिशन हो पाए और आपकी तैयारी में और इम्प्रूवमेंट हो पाए। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपनी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की यानी लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी
और आप यानी आपने यदि अभी तक अपने यानी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हमने जो आपको ये चीज़ बताई है वो आप बहुत ही आसानी से समझ गए हैं। और एक और बात आपके लिए मैन, यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है या अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अच्छे से यानी उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहें, तभी आपका यानी एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं बन पाएगा। धन्यवाद।